सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने कल वीडियो में जो है डिस्कशन किया था पुरातात्विक सोर्सेज के बारे में, और आज हम डिस्कशन करेंगे साहित्यिक सोर्सेज एंड जो विदेशी सोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर जिन बच्चों ने जो कल की वीडियो है पुरातात्विक सोर्सेज वाली, अगर उन्होंने नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको हिस्ट्री के बारे में ब्रीफली जो है जानकारी मिल सके और आगे जो है समझने में कोई मुश्किल ना हो। अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं हम ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसके बारे में आज हम पहले डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो है ठीक है, हम वेदों को लेंगे। वेद, उसके बाद आता है सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य, पुराण और महाकाव्य। हम इन 5 टॉपिक्स के बारे में अब डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बारी आती है वेदों की। देखिए, जो वेद हैं, हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पे है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 टाइप्स के जो है वेदों के बारे में जानकारी दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है, इसमें हिंदू धर्म के जो देवी देवताएं हैं, जो देवी देवता हैं हिंदू धर्म के, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है, उनकी स्तुति की गई है, उनकी प्रशंसा की गई है। और यजुर्वेद की बात करें तो ये यजुर्वेद में जो है युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। सामवेद की बात करें तो ये संगीत कला से संबंधित जो है वेद है। और जो अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें जादू टोना या मंत्र वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंदर और भी जो है 4 उपवेद हैं जो जिसमें इसी से रिलेटेड जो है जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये वेद है और इसी के साथ में मैं उपवेद के बारे में लिखती हूँ। ये उपवेद हैं और ये वेद हैं। ठीक है, उपवेद में सबसे पहले आता है उपवेद के बारे में। इसी से मिलते जुलते कुछ उपवेद हैं। ये वेद है तो इनसे छोटे जो है उपवेद हैं। जैसे यहाँ पे है आयुर्वेद, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है, ठीक है, उसमें वेद मंत्र के बारे में जानकारी दी गई है। उसी के बिल्कुल सेम एक उपवेद भी है जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद, जिसमें जो है चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद है यजुर्वेद जो एक वेद है, और उपवेद में एक धनुर्वेद है। इन दोनों में ही युद्ध कला के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। जो सामवेद है
ठीक है, उसमें संगीत कला के बारे में जानकारी मिलती है। और उपवेद भी जो है गंधर्व वेद, उसमें भी जो है संगीत के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है जादू टोना से संबंधित है, इसमें जादू टोना के बारे में जानकारी दी गई है। इसी से रिलेटेड जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद जिसमें शिल्प यानी कि हाथों से जो सामान या प्रोडक्ट्स या जो वस्तुएं बनाई जाती थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो थे वेद। ठीक है, जो कि और वेदों से हमें जो है आर्य सभ्यता और उनकी उत्पत्ति, उनका विस्तार, उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो है हर तरह के पहलू के बारे में हमें वेदों से जानकारी मिलती है। तो वैदिक साहित्य के बाद अब काल आता है सूत्र साहित्य का। और जो सूत्र साहित्य है, सूत्र साहित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लेखक है अपनी बात को व्यक्त करने के लिए सूत्रों का उपयोग करता है, सूत्रों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और जो ये सूत्र साहित्य इनसे हमें जो है वैदिक काल के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और मतलब इसे हम जो सूत्र साहित्य है, ठीक है, इसका अर्थ जो है ठीक प्रकार से समझने के लिए, यानी कि जो वेद है, ठीक है, यानी कि जो ये 4 वेद हमने किए थे इनका जो अर्थ है, ठीक है, उसे ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग, वेदांग के 6 रूप हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो ये वेदांगों के जो है 6 रूप हैं। वैदिक स्वर हैं, ठीक है, वैदिक स्वर जो स्वर निकलते हैं उनका जो है शुद्ध उच्चारण करने के लिए, वैदिक स्वर जो हैं उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए, यानी कि वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र जो है, शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ, शिक्षा शास्त्र लिखा गया सिर्फ वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए। ऐसे सूत्र जिससे हमें विधि और नियमों के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे सूत्रों को हम कहते हैं कल्प सूत्र। तो जो कल्प सूत्र है उसे भी आगे 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कल्प सूत्र, कल्प सूत्रों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। ठीक है, हम देखेंगे कि जो स्रोत सूत्र है, ठीक है, उसमें हमें यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है, यज्ञ संबंधी जानकारी मिलती है हमें स्रोत सूत्रों से। धर्म सूत्रों में हमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषय पर जानकारी मिलती है, जबकि जो ग्रह सूत्र है इसमें मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आ गया हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं स्मृति साहित्य की तरफ। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं स्मृति साहित्य की, तो स्मृतियों के अंतर्गत 6 स्मृतियां आती हैं। ठीक है, सबसे अगर हम बात करते हैं सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, अगर हम सबसे प्राचीन स्मृति की बात करें तो बात आती है मनु स्मृति, जो सबसे प्राचीन स्मृति है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो मनु स्मृति है। ठीक है, और इसका जो रचना काल है, यहां पर हम सबका रचना काल लिखेंगे। ठीक है, इसका जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा तक ये इसका, तो जो मनु स्मृति है उसका रचना काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा। नेक्स्ट जो स्मृति है उसको हम कहते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति,
और जो इसका रचना काल है वो है 100 ईसा से 300 ईसा। ठीक है। अब ये जो दोनों स्मृतियां हैं, इन दोनों स्मृतियों से हमें जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। नंबर 3 पे जो स्मृति आती है उसका नाम है नारद स्मृति। उसके बाद पाराशर स्मृति, ठीक है। तो यहाँ पे जो नारद स्मृति है इसका जो टाइम पीरियड है 100 ईसा से 400 ईसा, 300 ईसा से 400 ईसा, और जो पाराशर स्मृति है इसका टाइम पीरियड है 300 ईसा से 500 ईसा। ठीक है। उसके बाद जो बृहस्पति स्मृति है, और इन दो स्मृतियों से यानी कि जो नारद स्मृति है और जो पाराशर स्मृति है, इन दोनों ही स्मृतियों से हमें गुप्त काल के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषय पर जानकारी मिलती है। तीन सौ ईसा से 500 ईसा, और जो कात्यायन स्मृति है इसका टाइम पीरियड भी 300 ईसा से 400 ईसा। ठीक है। और इन दोनों स्मृतियों से भी हमें गुप्त काल के बारे में ही जानकारी मिलती है, यानी ये भी गुप्त काल के ही टाइम पीरियड की ही रचना है। ठीक है। गुप्त काल की रचना है ये भी। ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में लर्न करना होगा। ठीक है। स्मृति जो है 6 प्रकार की है: मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जिस टाइम पीरियड में इनकी रचना हुई थी और ये किस शासक के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जो मनु स्मृति है और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, इन दोनों स्मृतियों से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, और जो नारद स्मृति है, पाराशर स्मृति है, इन दोनों से हमें गुप्त काल के बारे में, यानी गुप्त काल के टाइम पीरियड में जो है समाज में क्या कुछ था, सामाजिक जानकारी मिलती है। कौन कौन सी रीति रिवाज थे, लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे, और धार्मिक जो है क्षेत्र के बारे में, यानी वो किस धर्म को मानते थे और मतलब किस देवी देवता को मतलब की पूजा करते थे वो, और जो राजनीतिक विषय के बारे में जानकारी मिलती है कि जो राजा का शासन प्रबंध था किस तरह था, इस चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ये भी गुप्त काल की ही रचना है, यानी कि इससे भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब बात आती है पुराणों की, तो अब हम डिस्कशन करेंगे पुराण के बारे में। स्मृति साहित्य के बाद बात आती है पुराणों की। तो हमारे हिंदू धर्म में 18 प्रकार के पुराण हैं। ठीक है। टोटल 18 पुराण। इसमें मार्कंडेय, वायु, विष्णु, भागवत, शिव पुराण, यानी इसी तरह से 18 प्रकार के पुराण हैं, जिसमें वायु, विष्णु और मत्स्य पुराण बेहद प्राचीन पुराण है, और बाकी जो पुराण हैं वो इसके बाद की रचनाएं हैं। पुराणों के बाद बारी आती है महाकाव्य की। जो महाकाव्य हैं वो 2 टाइप्स के हैं, यानी कि रामायण
अब हम बात करेंगे महाकाव्य के बारे में। सबसे 1 नंबर पे है रामायण। रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की। महर्षि वाल्मीकि ने की रामायण की रचना, और वो भी मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में इसकी रचना की गई, जब मौर्य वंश जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो जब इनकी वंशावलियां थी, इनका टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पे रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। और इसका जो है अंतिम रूप से संकलन जो है 12वीं शताब्दी में किया गया। हालांकि इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, और लेकिन बाद में इसका जो है निरंतर विस्तार किए मतलब होता रहा, और इससे हमें भारत के जो है अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात आती है महाभारत की। महाभारत, जो महाभारत है, इनकी रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास, ठीक है, महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की, और इसकी रचना हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल में इसकी रचना की गई। महाभारत जो है, पहले इसका नाम जो महाभारत नहीं था, पहले इसका नाम जय संहिता था। इसका पहला नाम जो है जय संहिता। फिर बाद में इसका नाम जो है भारत पड़ गया, क्योंकि इसमें जो भारत के शासक थे, भारत के जो वंश थे, मतलब उनके बारे में, यानी उनकी वंशावलियां इसमें शामिल थी, इसीलिए बाद में इसका नाम महाभारत पड़ गया। जो भारत के वंश, यानी भारत की जो वंशावलियां थी, भारत के जो शासक थे, ठीक है, उनकी वंशावलियां इसमें शामिल थी, इसीलिए धीरे धीरे इसका नाम जो है महाभारत पड़ गया। गुप्त काल के एक अभिलेख से, क्योंकि इसकी रचना जो है गुप्त काल में मानी जाती है, इसीलिए गुप्त काल के एक अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि जो महाभारत है, इसमें 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक। और जो हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है गीता, उसे भी महाभारत के साथ जोड़ दिया गया है। इससे हमें भारतीय समाज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं ब्राह्मणेतर ग्रंथ की। ब्राह्मणेतर ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत जो है 2 ग्रंथ आते हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, यानी कि बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे जो है ग्रंथ लिखे गए, और जैन साहित्य में भी बहुत सारे, जैनियों में भी बहुत सारे जो है ग्रंथ लिखे गए, जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। जो बौद्ध साहित्य है, इसके अंतर्गत जैसे सिखों की एक धार्मिक पुस्तक है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, और जो मुस्लिम लोग हैं उनकी कुरान शरीफ पुस्तक है, और इस तरह से हिंदू जो लोग हैं उनकी भागवत गीता जो है एक धार्मिक पुस्तक है। इसी प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में भी जो है धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है इनकी संख्या 3 है, ठीक है, और इनकी जो रचना है वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के पश्चात हुई। त्रिपिटक संख्या में 3 है, जैसे कि सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, जो सुत्त पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। वचनों का संग्रह, जो महात्मा बुद्ध ने वचन दिए
प्रवचन दिए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कुछ शिक्षाएं जो है दी, इसी प्रकार से जो महात्मा बुद्ध हैं उनके धार्मिक विचार किस प्रकार के थे और उन्होंने जो जो भी शिक्षाएं दी उनके वचनों का जो संग्रह है, इकट्ठ है, ठीक है, जैसे कि पुस्तक में लिखा होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो विनय पिटक है, विनय पिटक से हमें जो है बौद्ध संघ के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध संघ के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो अभिधम पिटक है, इससे हमें बुद्ध के दर्शन की विवेचना इसमें की गई है। इसके अलावा त्रिपिटक के अलावा जो है जातक कथाएं भी हैं, कुछ जातक कथाएं भी हैं। जातक कथाओं में, हालांकि जो जातक कथाएं हैं इनकी रचना जो है वो पहली सदी में की, लेकिन इसका जो संकलन है, इसकी जो रचना है पहली सदी में की और इसका जो संकलन है वो दूसरी सदी में किया गया। संकलन, ठीक है। जो जातक कथाएं हैं इनसे हमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपने बुद्ध जन्म से पहले बहुत सारे जो हैं कई पूर्व जन्म जो हैं उन्होंने लिए और उनके बारे में कई काल्पनिक कथाएं भी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जातक कथाओं से जानकारी मिलती है। ठीक है। जातक कथाओं के अलावा अब हम डिस्कशन करते हैं मिलिंद पन्हु। मिलिंद, ये भी एक बौद्ध साहित्य है और मिलिंद पन्हु में एक यूनानी शासक है, एक यूनानी राजा जिसका नाम है मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है नागसेन। इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई, जो बातें हुई, उसके संग्रह को हम कहते हैं मिलिंद पन्हु। उस ग्रंथ को मिलिंद पन्हु का नाम दिया गया है। यूनानी राजा मिनांडर और नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुई, ठीक है, वो वार्तालाप जो है मिलिंद पन्हु नामक जो है बौद्ध ग्रंथ में दी गई है। अब बात आती है दिव्यावदान। दिव्यावदान, दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। अनेक राजाओं की कथाएं हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये भी एक बौद्ध साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प से हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त सम्राटों के बारे में जो बौद्ध दृष्टिकोण से, ठीक है ना, बौद्ध दृष्टिकोण से जैसे बहुत सारे जो लेखक हैं जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, अगर वो अपनी विचार या अपने किसी टॉपिक के बारे में लेख लिखेंगे तो उनका जो नजरिया होगा वो उस नजरिए के अकॉर्डिंग ही कोई लेख लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो बहुत सारे लेखक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ही जो है आर्य श्री मूल कल्प जो है नाम का ग्रंथ लिखा और इससे हमें गुप्त सम्राटों के बारे में जो है जानकारी मिलती है।
अब है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम आगे नेक्स्ट जब चैप्टर्स करेंगे तो उसमें मैं आपको 16 महाजनपदों के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगी, जैसे कि अंग, मगध, काशी, कौशल, विजय। ठीक है, तो ये सब जो है महाजनपद हैं। उस टाइम पे जो है 16 महाजनपद हुए, उनके बारे में जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय नामक जो है बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो अब इस टाइम पे हमने टॉपिक्स किए, बौद्ध साहित्य के बारे में हमने जो है डिस्कशन किया था। बौद्ध साहित्य में 3 त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक से हमें क्या मिलता है? महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों, उनके वचनों के संज्ञा के बारे में जानकारी मिलती है। जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध संघ के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो अभिधम्म पिटक है इसमें हमें बुद्ध के दर्शन की जो है विवेचना इसमें की गई है। इसके अलावा इन 3 त्रिपिटकों के अलावा जो है एक जातक कथाएं भी हैं। जातक कथाओं में हमें क्या है, महात्मा बुद्ध के जो पूर्व माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने बुद्ध के जन्म से पहले कई जो है और जन्म लिए थे। ठीक है, तो उनकी कई काल्पनिक कथाएं जो है बनाई गई हैं और उसकी जो रचना है 1ली सदी में की गई जातक कथाओं की, लेकिन इसका जो संकलन है वो 2री शताब्दी ईसा में किया गया था। अब जो बात आती है मिलिंद पन्हो की, जो मिलिंद पन्हो है ये एक यूनानी राजा मिनांडर, ठीक है, और एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है नागसे। इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उस वार्तालाप का जो डिटेल है, उल्लेख है, हमें मिलिंद पन्हो नामक जो है बौद्ध साहित्य से मिलता है, बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। उसके बाद है दिव्यावदान। जो दिव्यावदान है इसमें अनेक राजाओं की जो है कथाएं दी गई हैं। उसके बाद आर्य मंजूश्री मूलकल्प। जो आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक जो है बौद्ध ग्रंथ है, इससे बौद्ध दृष्टिकोण से लिखा गया है। जो लेखक थे उन्होंने अपने बौद्ध दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ये ग्रंथ लिखा और इसमें गुप्त सम्राटों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीली साहित्य की। सीली साहित्य, सीली साहित्य की। और जो सीली साहित्य है इसमें 2 जो ग्रंथ हैं उनकी साहित्य हैं। एक है दीपवंश और दूसरा है महावंश। दीपवंश की जो रचना है वो 4ठी सदी में की गई और जो महावंश है इसकी रचना की गई थी 5वीं सदी में। इन दोनों ही पुस्तकों से हमें जो है अनेक कपोल कल्पित जो कहानियां हैं, मतलब मन घड़त कहानियां, वो इसमें बहुत भर भर के लिखी हुई हैं। उसके बारे में हमें इस ग्रंथों में जानकारी मिलती है। और इससे जो है जैसे कि अशोक के द्वारा गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल किया जाना, तो इस प्रकार से जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, कपोल कल्पित कहानियां, उसके बारे में हमें जानकारी इन 2 ग्रंथों से मिलती है, दीपवंश और महावंश। अब हमने जो है बौद्ध साहित्य के बारे में पूरी डिटेल में जान लिया। अब अगर हम अब जैन साहित्य की बात करें तो सबसे पहले बारी आती है आगमों की। आगमों की संख्या जो है 12 है और प्रत्येक के जो है उपांग हैं और उन उपांगों पर कुछ काव्य लिखे गए थे और इनके कुछ उपांग भी हैं प्रत्येक के, और प्रत्येक उपांग पर जो है काव्य लिखे गए जिसे हम चूर्णी, टीका और का नाम देते हैं। ठीक है, के बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है इसे 15 खंडों में विभक्त किया गया, 15 भागों में विभक्त किया गया है, जो लिखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुरु था और इसे मौर्य काल में लिखा गया। मौर्य काल में इसकी रचना हुई, जिससे हमें
जिससे हमें उस समय के अर्थतंत्र यानी कि अर्थतंत्र और राजनीतिक विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। इसे 15 खंडों में विभक्त किया गया है और इसकी जो रचना है वो मौर्योत्तर काल में लिखी गई थी और इसे कौटिल्य जो है उसके द्वारा लिखा गया। इसमें हमें अर्थतंत्र की और राजनीतिक जो है के बारे में जानकारी मिलती है कि जो उस टाइम पे जो मौर्य वंश थे उन्होंने किस प्रकार से जो है राज्य प्रबंध, ये तो जो है स्टडी की है साहित्यिक सोर्सेज यानी कि लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे विदेशी विवरण के बारे में। हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में डिस्कशन किया, साहित्यिक स्रोतों के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं विदेशी विवरण यानी कि अब हम विदेशी विवरण यानी कि फॉरेन अकाउंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे यानी कि विदेशी विवरण। जब किसी दूसरे देश के जो यात्री हैं या लेखक हैं, जब वो भारत में दौरा करने के लिए आते थे, भारत में जब वो मतलब यात्रा करने के लिए आते थे, तो जो कुछ भी वो भारत में देखते थे यानी किस शासक का उस टाइम पे जो है राज्य है, मतलब कौन सा शासक जो है, कौन सा राजा जो है उस टाइम पे राज्य कर रहा है, किस राज्य पे राज्य कर रहा है, उसका नाम, उसके बारे में, उसके राज्य में क्या चल रहा है, मतलब लोगों के खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से है, लोग क्या पहनते हैं, उनके रीति रिवाज किस प्रकार के हैं, तो उन चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए वो एक लेख जो है लिख देते थे। तो उन लेखों से हमें जो है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो विदेशी विवरण है, मतलब जो विदेशों के जो लेखक है, ज्यादातर वो क्या है, जो डेट्स है यानी तिथि क्रम पे ज्यादा बल देते थे, जबकि जो भारतीय इतिहासकार है वो ज्यादातर घटनाओं पे मतलब ज्यादा ध्यान देते थे जब इतिहास को लिखते थे। तो विदेशी जो लेखक हैं, विदेशी लेखक ने जो भी मतलब लेख लिखे, उनसे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम जो टर्न वाइज टर्न जो है इन लेखों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से जो लेखक हैं वो भारत में आए और उन्होंने किस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। विदेशी विवरण में सबसे पहले हम रोमन और यूनानी लेखक के बारे में डिस्कशन करेंगे। रोमन लेखकों में और यूनानी लेखकों में सबसे पहले है हेरोडोटस, टीसियस, नियाकर्स, अरिस्टोबुल्स, आनेसिकिटस, मैक्सनीज, टालेमी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन और यूनानी लेखकों के बारे में। रोमन और यूनानी लेख में सबसे पहले हेरोडोटस का नाम होता है। जो हेरोडोटस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हेरोडोटस है उसने इतिहास लिखने की कला जो है शुरू की थी, यानी कि इतिहास का जो जनक है वो माना जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस के जो वृतांत है और जो टीसीएस के वृतांत है, इन्होंने अपने जो लेख लिखे हैं वो लिखे हैं ईरानी लेखकों के आधार पर। जो हेरोडोटस के वृतांत है वो उसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक स्रोत मानते हैं, लेकिन इनमें कुछ कपोल कल्पित कहानियां भी है। लेकिन जो टीसीएस के वृतांत है इसमें जो है कपोल कल्पित कहानियों की भरमार है, इसीलिए हम ये जो मतलब इन दोनों के जो मतलब वृतांत है या जो लेख हैं उनसे हमें कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं होती। हेरोडोटस जो है
उसे इतिहास का पिता माना जाता है, यानी कि इतिहास का जो है जनक माना जाता है, क्योंकि इतिहास लिखने की कला सबसे प्रथम जो है हेरोडोटस ने शुरू की थी। जो हेरोडोटस के वृतांत है, हेरोडोटस के जो लेख हैं, उसने जो प्राचीन भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा, उससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इसमें कुछ जो है काल्पनिक जो है कथाएं भी हैं। इसके अलावा जो टीसीएस है, इसके वृतांत में भी जो है बहुत सारी कपोल कल्पित कहानियां हैं। तो इन दोनों के जो लेख हैं, उनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो है महत्वपूर्ण जो है जानकारी इतनी प्राप्त नहीं होती। लेकिन इसके अलावा जो न्याकर्स, अरिस्टोबुल्स और अनेसिक्टिटस, ये 3 जो लेखक हैं, ये आए थे सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में। जब सिकंदर लोदी भारत में आया, तो उस टाइम पे ये तीनों जो लेखक हैं जब भारत में आए, तो इनके जो लेख हैं, उनसे हमें भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी इन दोनों लेखकों के लेखों से इम्पोर्टेंट जो है, ये तीनों लेखकों के ने जो लेख लिखे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मैक्सनीज की। मैक्सनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका, जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो मैक्सनीज की पुस्तक है इंडिका, मैक्सनीज ने जो है मतलब जो रोमन और जो यूनानी लेखक हैं, उन्होंने मैक्सनीज की जो पुस्तक है उसके आधार पर ही इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी है। और जो मैक्सनीज है, इसने जो पुस्तक लिखी इंडिका, इसी के आधार पर ही हमें सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है जब वो भारत में आया, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसी आधार पे हमें मौर्योत्तर काल के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब इसके अलावा अब बात करते हैं हम टालेमी की। जो टालेमी है, इसने दूसरी सदी ईसा पूर्व में अपने लेख लिखे। और इसके लेखों से हमें जो है, इसके लेख में कई भूले हैं, इसके बावजूद भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके बाद है प्लिनी। प्लिनी से हमें जो है, प्लिनी ने अपनी जो रचना पहली सदी में लिखी, और जो प्लिनी के लेखों से हमें जो है भारत के पशु, पौधों और खनिजों के बारे में जानकारी मिलती है इसके लेखों से। इसके अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के जो लेखक हैं उसके बारे में हमें उसके नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इतना पता था कि वो यूनान का रहने वाला था, और उसने 80 ईसा पूर्व, इतना पता है कि वो यूनान का रहने वाला था, और उसने 80 ईस्वी में जो है भारत में समुद्री यात्रा की थी, जिसके थ्रू उसने जो है मतलब भारत में व्यापार के लिए जो है किन किन जो है चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, आयात और निर्यात की जो वस्तुओं के बारे में उसने जानकारी दी, बंदरगाहों के बारे में जानकारी दी। यानी कि जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी है, इसके जो लेखक है वो अज्ञात है। ठीक है, इस ये पुस्तक का नाम है और वो अज्ञात है। लेकिन इतना पता कि वो यूनान का रहने वाला था, और वो मिस्र में आकर रहने लगा था, मिस्र में आकर रहने लगा। ठीक है, और उसके जो लेख हैं, उनसे हमें भारत में जो बंदरगाह हैं, आयात निर्यात की जो वस्तुएं थी उस टाइम पे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे चीनी यात्रियों की। अब हमने रोमन और यूनानी लेखकों के बारे में डिस्कशन किया है, अब इसके बाद हम चीनी यात्रियों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से जो चीनी लेखक हैं वो भारत में आए, और उन्होंने भारत में आके जो जो भी अपने लेख में लिखा, कौन कौन से लेख लिखे, और उन लेखों में उन्होंने किस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी। अब हम बात करते हैं चीनी लेखकों के बारे में। चीनी लेखक, चीनी लेखकों में सबसे पहले आता है फाहियान। फाहियान, ह्यूनसांग, और जो फाहियान है, अगर हम उसके बारे में बात करें
तो फाहियान जो है 5वीं शताब्दी में, 5वीं सदी में भारत आया। अगर ह्यूनसांग की बात करें तो जो शासक यानी कि जो राजा हर्षवर्धन था, उसके टाइम पीरियड में ह्यूनसांग भारत आया। अगर इत्सिंग की बात करें तो ये 7वीं सदी में भारत में आया। जो इत्सिंग है 7वीं सदी में जब भारत में आया और इसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो है कई सालों तक रहा। और इसके जो लेख हैं उनसे हमें जो है भारत के जो लोग हैं उनके वेशभूषा यानी कि उनका ड्रेसअप क्या था और उनके खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। वेशभूषा, इनके जो लेख हैं और जो खान पान है भारतीय लोगों का, उसके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। और जो हर्षवर्धन है, ठीक है, जो हर्षवर्धन शासक है, उसके टाइम पीरियड में जो है ह्यूनसांग चीनी यात्री भारत में आया था और इसने जो है 16 वर्षों तक भारत में ये रहा। इसके जो लेख हैं उनसे हमें जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, लोगों के जो रीति रिवाज थे उनके बारे में जानकारी मिलती है और शिक्षा पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के बारे में, शिक्षा पद्धति, इसके अलावा जो रीति रिवाज हैं, लोगों के रीति रिवाज क्या थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं फाहियान की। तो फाहियान को जैसे मैंने आपको बताया कि 5वीं शताब्दी ईसा में भारत आया था फाहियान, और उसके जो लेख थे उनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जो फाहियान है ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। 14 वर्षों के दौरान इसने भारत में जो कुछ भी देखा, ठीक है ना, वो जो है उसके बारे में जानकारी जो है इसने अपने लेखों में लिखा। 14 वर्षों तक भारत में रहा था और इसके जो लेख हैं उनसे हमें भारत की राजनीतिक दशा के बारे में, राजनीतिक और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अरब लेखकों की। अरब लेखक, अरब लेखकों में सुलेमान, अल-मसूदी तथा अल-ब्रूनी, अबू रिहान अल-ब्रूनी का नाम आता है। सबसे पहले बात करते हैं सुलेमान की। जो सुलेमान है ये 9वीं शताब्दी में भारत आया, 9वीं सदी में भारत आया और इसके जो लेख हैं, इसके लेखकों से हमें पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि जो अल-मसूदी है, अल-मसूदी यह भारत में जो है 2 वर्षों तक रहा और इसके जो लेख हैं उनसे हमें राष्ट्रकूट शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है अबू रिहान अल-ब्रूनी के लेख हैं। अबू रिहान जो अल-ब्रूनी है उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद और इस पुस्तक से हमें भारत के विषय में काफी कुछ जानकारी जो है प्राप्त होती है। और इसके जो लेख हैं उनसे हमें महमूद गजनी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये अरब लेखक है सुलेमान अल-मसूदी और अबू रिहान अल-ब्रूनी। सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में भारत आया और इसके जो लेख हैं उनसे हमें पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जो अल-मसूदी है वो 2 वर्षों तक भारत में रहा। इसके जो लेख हैं मतलब उनसे हमें राष्ट्रकूट जो शासक उनके बारे में जानकारी मिलती है। और लास्ट जो है अबू रिहान अल-ब्रूनी
इसके जो लेख हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अबू रिहान अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। अबू रिहान अल-बरूनी के जो लेख हैं उनसे हमें महमूद गजनी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो अबू रिहान अल-बरूनी है उसने जो है भारत के प्रत्येक विषय पे जो जानकारी हमें देने का प्रयास किया है, लेकिन उसने जो राजनीतिक क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी नहीं दी। इसके अलावा जो है उसने अपने विचार भी जो है व्यक्त नहीं किए। अब हम बात करते हैं साहित्यिक शोध के प्रकार के बारे में। साहित्यिक शोध के प्रकार, 2 प्रकार से शोध किया जाता है। प्रथम साहित्यिक शोध और द्वितीयक साहित्यिक शोध। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए।